हेलो दोस्तों। माय नेम है अरुण प्रजापति और हम सॉल्व कर रहे थे उत्तराखंड के सैंपल पेपर। तो अभी हम सेट फर्स्ट के जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक और का है, 24 का और का है, और एक 25 और एक 26 में बची हुई है केस स्टडी। तो अभी तक हम कर चुके थे, यानी 24 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो 24 का और करना है आज हमें। देखते हैं जरा आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल कॉम्बिनेशन। इस सेल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का जो फॉर्मूला आपके पास है वो होता है ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4 और अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। तो आपको पता है यहाँ पे कि E1 की वैल्यू दी हुई आपके पास 5 और रेजिस्टेंस 0.5 और प्लस ये दिया हुआ है 5 अपॉन 0.5 प्लस 5 अपॉन 0.5 प्लस 5 अपॉन 0.5 अपॉन कितना भाई, ये दिया हुआ है 1 अपॉन 0.5 प्लस 1 अपॉन 0.5 प्लस 1 अपॉन 0.5 प्लस 1 अपॉन 0.5। आप इनकी पॉइंट हटा दो। जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो, ये पर जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो ऊपर से आएगा 10, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी काट करके 10, नीचे से आएगा 2, 5 टू 10, 5 टू 10, 5 टू 10। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया, काट पाट करे बचता कितना है, तो 10, 10, 20, 30, 40, तो कितना हो गया 40 अपॉन 2, 4, 6, 8, तो कितना आ गया 5 वोल्ट। 8040, तो 5 वोल्ट आ गया इसका। तो अभी आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जो सेल है वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं और इनका पोटेंशियल सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इसकी जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, इक्विवेलेंट वोल्टेज भी 5 ही होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट। चलिए सेकंड, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कॉम्बिनेशन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का। देखिए जरा, तो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपको ये पता है कि ये जो सेल के रेजिस्टेंस है ये कितना है, आर स्मॉल आर, और टोटल रेजिस्टेंस कितने जुड़े हुए हैं, मैंने एन है। तो आर की वैल्यू कितनी है 0.5 और आर एन की वैल्यू कितनी है 4। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 40, और 40 से 5 को डिवाइड करो आप, तो 40 से जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 0.125 ओम। ठीक है भाई, 40 से जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो 0.125 ओम आएगा। ये भी हो गया सेकंड भी आपके पास, ये सेकंड था। अब करते हैं थर्ड, टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट कितना है, तो सर्किट के अंदर करंट देख लेते हैं अभी कितना है। सर्किट के अंदर करंट आपके पास, ये देखो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। तो I इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 0.125 प्लस कैपिटल R कितना है 10। तो आपके पास यहां से आ गया 5 अपॉन 10.125। पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो ऊपर बढ़ेगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपको यहां से मिलेगा 0. एक मिनट, ये आपको मिलेगा जब डिवाइड करेंगे तो 0.493, यानी अप्रोक्स कितना 0.5 एम्पियर, इतना करंट सर्किट के अंदर होगा, यानी 0.5 एम्पियर सर्किट के अंदर क्या है, करंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन जो इसका बचा हुआ पार्ट है 2, यानी फोर्थ। चलो तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। प्रत्येक सेल के अंदर आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है कितना होगा।
तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आपके पास V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू करंट की वैल्यू आई आपके पास 0.5 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10, तो वोल्टेज कितनी आ गई 5 वोल्ट। इतनी रेजिस्टेंस आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ गया। अब बात करते हैं करंट इन ईच सेल, प्रत्येक सेल के अंदर करंट कितना है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। प्रत्येक सेल के अंदर जो करंट है तो कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है कि I इज इक्वल टू करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर कितनी आई थी अभी, करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर आई थी 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर आया था। और टोटल जो आपके पास सेल्स जुड़े हुए हैं सेल वो कितना है 4 सेल है। तो अब यहां से हटाओ इसको, तो 5 अपन बचे 40, जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.125 एम्पियर। एक सेल के अंदर इतना करंट आपको मिलेगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 का। और अब हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। 25 जो क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन में कहा है एक्सप्लेन ब्रीफली, आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम द बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इन एन एसी जनरेटर कोयल ऑफ एंटॉन्स। अगर एसी जनरेटर के, एक तो पहले आपको एक तो लेवल डायग्राम बनाना है एसी जनरेटर का, दूसरा आपको उसकी वर्किंग बतानी है, प्रिंसिपल बताना है, और तीसरा ये कह रहा है कि अगर जो आपका वो है एसी जनरेटर है अगर उसके अंदर एन टर्न हो, उसकी जो कॉइल है एरिया ए हो, रोटेटेड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट दिस डिवाइस। इस डिवाइस के द्वारा एक तो ये पूछा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी, और ये पूछ रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन दिस डिवाइस। इस डिवाइस के अंदर जो ऊर्जा होती है एनर्जी का उत्पादन स्रोत क्या है, जनरेशन का स्रोत क्या है। ठीक है, अब इसका इधर देखिए, ये आपके पास एसी जनरेटर, ये आपके पास एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में क्या है प्रिंसिपल, सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्या है, ये किस बेस पर काम करता है, जब चेंज होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, इट बेस on the phenomena it that is whenever there is a change in magnetic flux EMF will be induced। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वैसे वैसे इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। तो आपके पास यहाँ देखो दो क्या है मैग्नेट्स, एन और एस पोल की, और एक कॉइल रखी हुई है ये जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। तो ये इसका B1 है, ये बुश B2 है, ये सर्पिल रिंग्स होते हैं S1 और S2। इसको यहाँ से क्या है जैसे ही कॉइल को घुमाया जाता है, देखो जैसे ही यहाँ पर कॉइल इसके अंदर घुमाया जाता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो ये क्या होगा यहाँ पर फोर्स, एक फोर्स बाहर की तरफ और एक फोर्स अंदर की तरफ प्रोड्यूस होगा। उस वजह से क्या होगा जैसे कॉइल घूमेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वहां पर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के साथ साथ। तो ये पूरी वर्किंग इसके अंदर लिखी हुई है। अब हम बात कर लेंगे इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट। देखिए जरा ये इक्वेशन की हम बात करते हैं जरा। हमें पता है कि जब कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है, मान लिया कोई पीक्यू कॉइल है और ये थीटा एंगल पर रखी गई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और यहाँ पर ये इसका क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी कॉस थीटा। तो अब ये देखते हैं क्या है, लेट एनी टाइम टी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन दैट कॉइल मेक एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड ई, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस थ्रू द कॉइल। तो कॉइल से क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो अब जरा ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, चलिए अब देखते हैं। आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है बी ए, बी डॉट ए। अब जब आप डॉट हटाते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब थीटा बराबर जो आपके पास है ये थीटा ओमेगा इंटू टी, ये क्या ओमेगा क्या है फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम।
तो टाइम के साथ घूम रही है तो कितना थीटा की जगह क्या रख देंगे, फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। यहां पर आपने रख दिया बी कॉस ओमेगा टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह देंगे। अब फैराडेज का लॉ याद करो, फैराडे का सेकेंड लॉ क्या था, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये आपके पास फैराडे का सेकेंड लॉ था। तो अब इस फाई की वैल्यू को यहां रखेंगे तो E इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एन डी बाई डी टी माइनस के, और फाई की वैल्यू आपके पास है, फाई की वैल्यू है बी ए कॉस ओमेगा टी, ये आपके पास फाई की वैल्यू। अब जैसे ही आप यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, जैसे डिफ्रेंशिएशन हमने करा तो E इज इक्वल टू आपके पास है, E इज इक्वल टू माइनस तो एज इट इज, और ये क्या है बी ए बी क्या है कांस्टेंट टर्म है, बी और ए, क्योंकि ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना फिर क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। अब डी बाई डी टी किसका करना है, डी बाई डी टी आपको करना है कोस ओमेगा टी का। तो यहां से E इज इक्वल टू हो गया एन बी ए डी बाई डी टी करा तो कितना हो गया माइनस साइन ओमेगा टी और फिर ओमेगा टी का ओमेगा। तो यहां से कितना है E इज इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म हो गया तो बचा एन बी ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ ओमेगा भी लिख दिया इसके साथ में इंटू ओमेगा। तो ओमेगा को मैं बाहर लिख दूं एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, वैल्यू है E इज इक्वल टू ई नॉट, इसको रख देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू है ई नॉट, ये है पीक वैल्यू, तो हो गया E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही आपके पास ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी। अगर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी निकाल ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि जो ये हाँ इसके अंदर सोर्स क्या है, ये रहा व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन डिवाइस, ये इसका सोर्स है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को क्या किसमें बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी की। तो केस स्टडी में देखते हैं क्या है, जो गीता है, गीता अपना पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देख रही थी, अचानक टीवी स्क्रीन पर तस्वीर हिलने लगी। उसने अपने बड़े भाई से डिश एंटीना चेक करने को कहा, उसके भाई को एंटीना में कुछ भी गलत नहीं लगा। थोड़ी देर बाद गीता को टीवी स्क्रीन पर फिर वही समस्या नजर आई। उसी समय उसने उनके घर के ऊपर से नीचे उड़ रहे एक विमान से गुजरने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने भाई को दोबारा पूछा, उसके भाई जो भौतिकी के छात्र थे, उसने टीवी स्क्रीन पर विमान के सिर के ऊपर से गुजरने पर तस्वीर हिलने का कारण बताया। तो गीता है, कोई लड़की है, अब वो क्या कर रही है, अपना मन पसंदीदा टीवी सीरियल देख रही है, जो भी इसका बढ़िया सा घासुसा होगा वो भी देख रही है। तो क्या हुआ भाई, जब कोई टीवी सीरियल अच्छा सा देखता है, सास बहू का झगड़ा देख रहा है, बीच में सीरियल कट गया तो गुस्सा आना ही है। वो क्या है, उसने क्या कहा, चेक करने को कहा अपने भाई को, एंटीना चेक करने को कहा, भाई एंटीना चेक कर एक बार। तो वो एंटीना देखा कि सही है, लेकिन उसने देखा कि ऊपर से एक जहाज गुजर रहा है। अब जहाज गुजरने पर उसमें क्या हुआ, जो टीवी का सीरियल की जो पिक्चर थी वो हिलने लगी। तो अब पूछ रहा है, जब कोई जो विमान है वो नीचे की तरफ उड़ता है, मतलब ज्यादा हाइट पर ना हो, नीचे की तरफ उड़ता है, तो चित्र हिलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? वाई डज द पिक्चर स्टार्ट शेकिंग व्हेन अ लो लाइन एयरक्राफ्ट पासिस ओवरहेड? तो इसका आंसर देखो क्या होगा भाई। हम एक चीज है, जो आपके पास टीवी है, मान लिया ये आपका टीवी है और ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट से कुछ सिग्नल आ रहे हैं, ये सैटेलाइट से सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन क्या काम कर रहा है भाई, ये एरोप्लेन जा रहा है इधर से। तो कुछ टीवी सिग्नल्स जो होंगे, रेडियो सिग्नल्स जो भी हैं ये, अब क्या होगा, जैसे इसकी मेटल बॉडी है तो टीवी सिग्नल्स आएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, जो टीवी सिग्नल्स बचेंगे, जो बच रहे हैं, बाकी तो सारे को जनरेट हो रहे होंगे, कुछ में कुछ जहाज गुजर गया, कुछ ऐसे भी जा रहे होंगे। तो क्या हुआ, जो एरोप्लेन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है।
वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडियो वेव जब इनका दोनों का आपस सुपर इंपोज करती है, अध्यारोपण करती है, तो क्या होगा, चित्र में सेकिंग आएगी। तो यही आंसर हमने यहां पर लिखा है। अच्छा अभी एक और रह गया क्या, चलो अभी इसको देख लेते हैं। When an aircraft passing over the house from a low altitude, जब लो एल्टीट्यूड से कोई एयरक्राफ्ट पास होता है, the image of TV starts shaking because the radio wave emitted by the satellites get started after hitting the metal body of the aircraft. कुछ मेटल जो एयरक्राफ्ट की बॉडी है उससे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ जो जहाज के द्वारा ईएम वेव जनरेट की हुई होती है, वो क्या होती है, सुपर इंपोज के द्वारा, मतलब सुपर इंपोज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, टीवी के जो स्टार्ट है वो सेकिंग हो जाएगी, उसके अंदर टीवी स्टार्ट सेकिंग। दूसरी बात, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है, लिखा हुआ द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स कम्स इन द सेम मीडियम, दियर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, is equal to the vector sum of the individual displacement caused by the waves। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास टू और मोर वेव्स हैं, वो जब किसी मीडियम में जाती हैं तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल हो जाता है वेक्टर सम के, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, मान लिया एक वेव का डिस्प्लेसमेंट y है, y1 y2 y3 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और प्लस डैश 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 वाई एन, इसके वेक्टर सम के बराबर होता है। यही था सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट इसने बोला है कि जो व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, जब दो वेव हैं इक्वल एम्पलीट्यूड की सुपर इंपोज करती है इन फेज, हाउ मेनी टाइम्स डज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव बिकम कंप्रेस्ड कंपेयर्ड टू द इंटेंसिटी बिफोर द सुपरपोजिशन। ये कह रहा है कि जब कोई समान आवर्ती, समान आयाम कि दो तरंगे, दो वेव्स सुपर इंपोज करती हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, अध्यारोपण से पूर्व, सुपर इंपोजिशन से पहले की तीव्रता के कितना गुना बढ़ जाती है। मान लो सुपरपोजिशन कर दिया किसी वेव ने, तो वो क्या होगी, दो होगी, तो सुपरपोजिशन करने से पहले कितनी थी उसकी इंटेंसिटी, चलिए देखते हैं। इसकी ये 4 टाइम्स होती है, ये होती है 4 टाइम्स। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये होता है इंटेंसिटी आई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस के 2a1 a2 cos फाई। अब ये दोनों वेव क्या है, सेम फेज में, तो फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आई नेट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस के 2a1 a2 और cos 0 की वैल्यू 1। अब दोनों वेव क्या है, सेम एम्पलीट्यूड की है, तो आई इज इक्वल टू आई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस के 2a स्क्वायर a1 a2 और 2a1 a2 2a1 a2। अब ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है आई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही इसको हम आई नेट इज इक्वल टू यहां से आएगा आपके पास, ये आ जाएगा a1 प्लस a2। अब दोनों वेव क्या है, सेम एम्पलीट्यूड की, अब यहाँ की वैल्यू सेम कर देंगे, तो आई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, a प्लस ए, यानी आई नेट इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2a। तो जो आपके पास फॉर्मूला है वो होता है आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो आई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना था, एम्पलीट्यूड है आपके पास 2a का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, दैट इज 4a स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है, तो 4 गुना बढ़ जाती है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें के अंदर बच गया है 25 क्वेश्चन। अच्छा 25 तो हो गया, हाँ और का 25 का और रह गया है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस, ऑफ द डिवाइस दैट कंजर्वेशन ऑफ, जो कन्वर्ट करती है लो वोल्टेज टू अल्टरनेटिंग करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, डज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई इन दिस वोल्टेज ट्रांसफॉर्म, एक्सप्लेन द रीजन। ये कह रहा है कि एक ऐसे डिवाइस है जो
लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलती है। अब उस एक तो उसका नाम, प्रिंसिपल और लेवल डायग्राम ये बताना है, और ये भी बताना है कि क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है या नहीं। तो देखते हैं जरा, ये है आपके पास ट्रांसफॉर्मर। देखो, विच डिवाइस दैट कन्वर्ट लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज एसी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर जो है, अच्छा प्रिंसिपल क्या होगा इसका, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। अब ये क्या है, देखो जैसे ये प्राइमरी कॉइल है इसकी, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल के अंदर हम क्या करेंगे, करंट को देंगे, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर मतलब फ्लक्स चेंज होगा, जिसके जिससे सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। और दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर कम टर्न होते हैं और सेकेंडरी कॉइल के अंदर अधिक टर्न होते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर ज्यादा टर्न होते हैं और सेकेंडरी कॉइल के अंदर कम टर्न होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ये इसकी है। A simple transformer consists two coils, primary and secondary coils, which are insulated from each other and wounded on the common soft iron limited core. AC input given the primary winding and the output is taken from the secondary winding. तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या आउटपुट मिलती है आपको जब आप प्राइमरी में देते हो। वर्किंग, व्हेन AC इनपुट इज गिवन टू प्राइमरी कॉइल, जब AC को प्राइमरी कॉइल के अंदर दिया जाता है with a certain voltage and alternating flux setup in the core to the transformer which link the secondary winding and the result of it and EMF is induced। जब जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, तो दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंकेज की वजह से, फ्लक्स के चेंजिंग होने की वजह से आपको इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के अंदर मिल जाता है। अब ये क्या है, फैराडे लॉ पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए जरा क्या है, अकॉर्डिंग फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या कहता है कि जो प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ और जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर चेंज हुआ वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ईपी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, और सेकेंडरी के लिए माइनस एन एस अपॉन टी फाइव बाई डी टी। अब यहां से हम क्या काम करते हैं, इक्वेशन दो को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ई एस अपॉन ईपी आ जाएगा और माइनस एन एस अपॉन एनपी और डी फाइव बाई डी टी ये कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा ई एस अपॉन ईपी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एनपी। ये हो गया आपके पास ईएमएफ की वैल्यू। यहाँ से अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है सेकेंडरी और प्राइमरी में, और एक में वोल्टेज दी हुई है, सेकेंडरी में वोल्टेज, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। अगर एनर्जी लॉस उसके अंदर वो कम हुआ हो, नेग्लिजिबल हुआ हो, तो पी प्राइमरी कॉइल के लिए अंदर जो एनर्जी है वो होगी ई पी आई पी, और सेकेंडरी के लिए ई एस आई एस। दोनों को बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा ई एस अपॉन ईपी बराबर आई पी अपॉन आई एस। ये करंट का रिलेशन निकल जाएगा। जब तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो ई एस अपॉन ईपी बराबर एन एस अपॉन एनपी बराबर आई पी अपॉन आई एस। इसके अंदर से क्या निकल जाएगा, जो तीनों इक्वेशन को मिला करके करंट और वोल्टेज और इसके अंदर जो टर्न्स है उनका रिलेशन निकल जाएगा। तो ये जो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पर काम करता है, यस, voltage conservation obey the law of conservation of energy because the increasing in voltage is compensated by the decrease in current। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन में, मान लिया अगर आपके पास प्राइमरी कॉइल में 220 वोल्टेज है, सेकेंडरी में आपको 12 वोल्ट मिल रही, तो जो कंपनसेटेड हुआ है वो किसके द्वारा, करंट के द्वारा, वो उसको करंट पूरा करेगा, जिसकी भरपाई है उसको करंट पूरा कर देगा। तो इसलिए ये क्या करता है, फॉलो करता है, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया आपका सेट वन। तो अब हम बढ़ेंगे सेट टू की तरफ, वो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इस पेपर को अपनी नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से इसके सॉल्यूशन लिखें और उसको प्रैक्टिस करें। पेपर बहुत अच्छा है, इसी तरह का बोर्ड में पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को शेयर कर दें जो भी इस बार 12th का एग्जाम देने वाले। थैंक यू।